नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। कांग्रेस ही किंग। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। कर्नाटक के नतीजों के साथ साथ अब रिजल्ट पर विश्लेषण भी शुरू हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के कारणों के साथ साथ बीजेपी की हार पर भी मंथन जारी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा 2023 में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल कर लेने की दहलीज पर खड़ी है। 224 सीट वाले कर्नाटक में जीत और रुझान को मिला लिया जाए तो कांग्रेस बड़े बहुमत की ओर है। नतीजों से उत्साहित कांग्रेस अब राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ स्थायी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत देश की सियासी दिशा को बदलने वाली है। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के बीच 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में मिली जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी जैसा काम कर सकती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में जुटे विपक्षी दलों के लिए अब कांग्रेस को इग्नोर करना भी मुश्किल होगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रणनीति और धुआंधार प्रचार के बाद भी कर्नाटक में कांग्रेस जिस तरीके से जीत हासिल करने जा रही है वो अपने आप में बड़ी बात है। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। अब एक नजर उन बड़ी वजहों पर जो कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के लिए जिम्मेदार मानी जा रही हैं। कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह है करप्शन, क्राइम और महंगाई के मुद्दे पर फोकस। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उछाला। बोम्मई सरकार को 40% की सरकार कहकर घेरा। पुरानी पेंशन, फ्री बिजली, बेरोजगारी भत्ता जैसा वादा किया। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए 5 बड़े वादे किए। लोक लुभावने वादों का जनता पर काफी असर पड़ा। सही चुनावी प्रबंधन और आक्रामक प्रचार किया। तेज तर्रार नेता रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक प्रभारी बनाए गए। रणदीप ने नेता और कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। भारत जोड़ो यात्रा और प्रचार में कांग्रेस ने जान लगा दी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान 51 विधानसभा सीटों से गुजरे। 51 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 37 सीटों पर आगे निकल गई। बजरंग दल पर बैन, बाद में कांग्रेस का यू टर्न। बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की कांग्रेस ने घोषणा की, लेकिन चुनावी मुद्दा बनते ही बड़ी चतुराई से यू टर्न ले लिया। इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से रणनीति बनाई, जिसका असर नतीजों पर दिख रहा है। अब एक नजर उन कारणों पर जो बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की वजह बन गए। कर्नाटक में बीजेपी के पास मजबूत चेहरे का न होना एक बड़ी वजह है। येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई सीएम बनाए गए, लेकिन बतौर सीएम बोम्मई कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। बीजेपी की हार के पीछे भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस ने 40% पे सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया। करप्शन को लेकर एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, जबकि एक विधायक को जेल जाना पड़ा। बीजेपी सियासी समीकरण नहीं साध सकी। बीजेपी का कोर वोट बैंक लिंगायत समुदाय बीजेपी से नाराज दिखा। दलित, आदिवासी, ओबीसी और वोक्का लिंगा ने भी बीजेपी को इस बार कोई खास वोट नहीं किया। बीजेपी का ध्रुवीकरण का दांव इस बार नहीं चला। हलाला, हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे चुनाव में बेअसर दिखे। बजरंगबली की एंट्री भी बीजेपी के लिए बेकार ही साबित हुई। पार्टी के सीनियर लीडर येदियुरप्पा को साइडलाइन करना बीजेपी को महंगा पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की नाराजगी भी बीजेपी को भारी पड़ी। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण साउदी ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कर्नाटक की जीत का असर इस साल होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। कर्नाटक का किला फतह करने के बाद कांग्रेस अब आगामी चुनाव में और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जगह जगह कार्यकर्ता बम पटाखों और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। जबलपुर, देहरादून, लखनऊ, भोपाल, डबरा, बैतूल में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें जहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्नबाजी की है।
और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर खुशी का इजहार किया है। जबलपुर, देहरादून, लखनऊ, भोपाल, बैतूल और डबरा की ये तस्वीरें, ये 6 तस्वीरें देखिए। और कर्नाटक में कांग्रेस किंग बनी है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है बीजेपी की हार का? हालांकि अभी पीछे चल रही है, रिजल्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह के रुझान है वहां पर कांग्रेस को लगातार जो है बढ़त मिल रही है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानेंगे और विश्लेषण करेंगे इस पूरे ही सिनेरियो का। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। आवाज पहुंच रही है दिनेश जी? तो कांग्रेस ही किंग है और ये साफ पता चल रहा है जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं। नतीजों का अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन लगातार कांग्रेस ने जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 68 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जीत चुकी है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुमत से जो है वो कहीं ज्यादा आगे चल रही है। तो चलिए, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर वरुण पुरोहित। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। वरुण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कांग्रेस जो है अब कर्नाटक में किंग बनती हुई नजर आ रही है। इसका साफ मतलब यही है कि नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकानें अब कर्नाटक में खुल रही हैं। कैसे देखते हैं आप? वरुण जी, सुन पा रहे हैं आप? तो संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारे राजनीतिक मेहमानों से भी हम लगातार उनसे जो है चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता देवमणि त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है देवमणि त्रिपाठी जी, आपका आवाज पहुंच रही है? देखिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कोई टेक्निकल इश्यू है और इसे जल्द हम सुधारेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पर आखिर की कांग्रेस किंग कैसे बनी है? बीजेपी की हार का जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन सी वो गलतियां रही हैं जिसका नुकसान जो है बीजेपी को हुआ है? क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं कांग्रेस ने की है, वो इस जीत की बड़ी वजह है? नतीजे थोड़ी ही देर में अब साफ हो जाएंगे, लेकिन लगातार कांग्रेस ने जो है वो बहुमत हासिल किया है, बढ़त बनाई हुई है। एग्जिट पोल में भी लगातार कांग्रेस को जो है वो बढ़त मिली थी और ऐसे में अब थोड़ा और इंतजार और साफ नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस लगातार बढ़त बना रही है। हेलो देवमणि त्रिपाठी जी, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर, आवाज पहुंच रही है? नमस्कार, मैं देवमणि द्विवेदी बोल रहा हूं। जी, माफी चाहूंगी सर। क्या आप इस पूरी ही हार की वजह मानते हैं? क्योंकि बसवराज मुंबई ने ये कह दिया है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और 2024 में फिर से वापसी करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या वजह रह सकती है द्विवेदी जी? जब कोई चीज जो है समीक्षा के अंतर्गत हो गई है तो उसके सभी पहलुओं का परीक्षण करके ही उसके कारण और परिणाम पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। और जो 24 की बात है, तो आपने सुना ही होगा कि मैंने लिखा है कि 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। तो इसलिए, और उसमें सब कुछ मोदीमय है, इसके बावजूद भी सभी सिपाही जो है वह जंग के लिए तैयार है। तो उसमें हम लोगों का, अब जब लंबे उसमें रास्ते में चलते हैं तो कहीं उतार चढ़ाव होता है। 24 के लिए अब आप एकदम समझ लीजिए कि कर्नाटक में खुद ही हम लोग जो है 60% 70% से ज्यादा सीटें पाएंगे। और आपने देख लिया होगा कि अब आपके मीडिया के बंधु बहन लोग ही हम लोगों को 64% प्लस मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं।
हालांकि हम लोग 80-20 की बात करते हैं, लेकिन आप भी तो 64+ की बात करते ही। ठीक है, लेकिन आपने सपना तो ये देखा था कि दक्षिण में कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, लेकिन नजर आ रहा है कि बीजेपी मुक्त हो रही है। देखिए, एक किसी लड़ाई में आगे पीछे से आप नहीं कर, आप उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कर्नाटक जैसे 3 राज्य समा जाए जहां तक लोकसभा की संख्या की दृष्टि से है, और वहां पर आप देख रहे हैं मेयर में 17 में से 17 हम लोग जीते हैं, और 17 में 17 जीतने का मतलब यह है कि 3-4 में विपक्षी लोग भी सोच रहे थे कि हमको बहुत बड़ी जीत मिलेगी, वह भी हमारी झोली में आए हैं। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कर्नाटक के 3 गुने में उसका सैंपल आ गया है और उसमें हमारी विजय हुई है। और कर्नाटक में जो कमियां हैं उसकी व्याख्या करके और उसके विश्लेषण करके, समीक्षा करके फिर उस पर हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, हम कोई मौसमी पार्टी नहीं है, 24/7 हमारी तैयारी रहती है। तो कर्नाटक पर कमी क्या हुई है, 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा मुझे, जहां तक समझ में आता है, और उसके बाद फिर हम लोग जो है सीधे वहां पर 24 के लिए तैयारी में है। ठीक है, लेकिन तैयारी तो आपकी पूरी थी, लेकिन अब वो तैयारी जो है वो कर्नाटक में नजर नहीं आई। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण पुरोहित जी भी जुड़ गए हैं और दिनेश गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? वरुण जी, सुन पा रहे हैं आप? वीआईपी इलाके में जाती है, बस कभी कभी आज ही जाने लगी। तो राजनीतिक विश्लेषक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल। गुप्ता जी, क्या वजह हो सकती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं और बहुमत का आंकड़ा भी लगभग पार कर लिया है। दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर जो है पूरी जोर आजमाइश की है, बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं। क्या वजह हो सकती है कांग्रेस को यहाँ पर जो है इस तरह से बहुमत मिला है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो एक कारण है ही, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहाँ सरकार में परिवर्तन किया था दल बदल के आधार पर या दूसरे तरीकों से, वो भी एक वजह रही कि कांग्रेस को सफलता मिली। दूसरा, आप देखिए कि जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिस तरह से पोलराइजेशन, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार हर इलेक्शन में हम एक ही मुद्दा देखेंगे, हिंदू मुस्लिम का या रिलीजन का, कभी किसी नाम से आता है, कभी किसी नाम से, तो उसका भी एक रिएक्शन है। आप देखेंगे ना कि जितने एग्जिट पोल थे वो भी इतनी सफलता कांग्रेस को नहीं दे रहे थे जितनी मिली। वोटर का माइंड वहाँ बहुत क्लियर था। आप सबसे बड़ा जो है बेंगलोर देखिए, आप इंडस्ट्रीज के लिहाज से, आईटी के लिहाज से सबसे बड़ा केंद्र है, और वहाँ पूरे देश के लोग कर्नाटक में होते हैं, और वहाँ यदि मुद्दा रिजेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोगों को लग रहा है कि विकास मुद्दा होना चाहिए। महंगाई की जो समस्या है उसे कांग्रेस ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया। वहाँ की सरकार का जो भ्रष्टाचार था, उसको जो 40% कमीशन का जो कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने चलाया, वो भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ गया है। तो बहुत सारी चीजें थी वहाँ जो कांग्रेस को फायदा पहुंचा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो असंतोष था वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान कर गया। बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरोहित जी, आवाज आ रही है आप तक? जी, वर्षा जी आ रही है। जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो आपको, कांग्रेस अब कर्नाटक में किंग बन चुकी है, और नफरत का जो बाजार है वो बंद हुआ और मोहब्बत की दुकानें यहाँ पर खुल रही हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे ही घटनाक्रम को? वर्षा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा कैंपेन कर्नाटक में कई साल बाद ऐसे चुनाव लड़ा है। राहुल जी भी गए, प्रियंका जी भी गई, सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी गई, खड़गे साहब भी अच्छा लगा रहे थे, और पूरी एकता के साथ सारे कार्यकर्ताओं ने, और सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता आप जैसा बोलते, वो सब मिलजुल करके चुनाव लड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कांग्रेस तो जीती है, लेकिन इसमें जो हार हुई है ये, हेलो जी, आवाज पहुंच रही है पुरोहित जी। ये हार हुई है पाखंड की, झूठ की, और जनता का जो तमाशा 9 साल में इन्होंने बनाया है। मैं अटल जी, अडवाणी जी युग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो स्वर्णिम काल था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन उस समय पार्टी में डिफरेंस कहा करते थे।
आज की स्थिति में 9 साल से इस प्रकार से देश को सर्वनाश किया गया है। देखिए, चुन चुन के धर्म के आड़ में धर्म का आवरण फैला करके कि एक पॉइजन फैला दो और चारों तरफ देश को बेचने का, निजीकरण का जो काम इन्होंने किया है वो अक्षम्य है और जनता इसको समझती है। देखिए, जो बजरंगबली भगवान का नाम बीच में लाना, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि शुद्ध भी नहीं होता आदमी। भगवान के मंत्र हुए, स्त्रोत्र हुए, श्लोक हुए, सब शुद्ध होकर के और पवित्र स्थान पे किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्म की चीजें हैं, हमारे संस्कार की चीजें, हमारी संस्कृति की, रीति नीति की, उसको सड़क पे लाने का प्रयास किया, जो कि गलत है। और देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण पैन इंडिया प्रॉब्लम है, उसको ये एड्रेस करना ही नहीं चाहते, जबकि इनकी आर्थिक नीतियों के कारण आप भी समझते हो मन में कितनी बेरोजगारी, कितने तो मीडिया हाउसेज ही बंद हो गए पिछले 2-3 साल 4 साल के अंदर अंदर, तो कितने लोग बेरोजगार हो गए। मैं तो आपका वाला जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी बात कर रहा हूँ, सारी जगह आप देखोगे इतनी बेरोजगारी है। और आप दिन भर पाखंड बना बना के चाय पकौड़ी तल लो, नाले से गैस बना लो, ऐसे युवाओं का आप मजाक उड़ाओगे तो उनके माता पिता के दिल पे क्या गुजरेगी। ऐसे बहुत से इशू है। फिर कर्नाटक का इशू देखिए, हिंदी पट्टी की बात अलग है, दक्षिण भारत में इनके पास खुद का तो प्रोडक्शन पहले भी नहीं था, बोमई भी जनता दल के आए हुए लोग ही थे, वो उस हिसाब से इन्होंने सरकारें हमारे आदमी तोड़े कर करके बनाई थी, और वो बिखर गई इनकी स्ट्रेटेजी। देखिए, हिंदुस्तान की जो मेरा ट्वीट भी देख लीजिएगा आप 2-3 दिन पहले का भी, 7 दिन से मैं कर रहा हूँ ये बात को। कर्नाटक का जो रिजल्ट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, नरेंद्र मोदी, शरद पवार, नीतीश कुमार, जो थर्ड फ्रंट आता है वो, इन पे सब तीन, और खासतौर से प्रियंका गांधी, इनकी राजनीति पर असर पड़ेगा और वो पड़ा है। आप देख लीजिए, खड़गे साहब मजबूत हो गए, कांग्रेस के आने से प्रियंका, राहुल जी मजबूत हो गए। भाई ये जैसा मैं कह रहा हूँ, ये क्या प्रचार करते थे, राहुल गांधी जी को लाओ जिससे चुनाव हम जीत जाए, जीते कहीं नहीं है, तोड़ के बनाई सरकारें। अब मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को रखो आप 1 साल और लोकसभा चुनाव तक, जिससे जनता इनका सबका पाखंड देखे और इनको भगाए यहाँ से, हिंदुस्तान से। देखिए, मैं राजनीति में पैदा हुआ, राजनीति मैंने सब देखी, मेरे पिताजी सबको देखा घर में, बाबूजी को, लेकिन मैंने ऐसा ना तो बीजेपी के नेताओं को देखा, ना कांग्रेस के थर्ड फ्रंट के नेताओं को भी नहीं देखा। जिस प्रकार से 9 साल से इन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया देश को, हर चीज में आधी रात को जनता परेशान, कभी नोट बंद हो जाएंगे, कभी क्या हो जाएगा, कभी मतलब ये स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ होती है उसको ही खत्म कर दिया इन्होंने। आदमी मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। चलिए ठीक है, द्विवेदी जी सुना आपने जी है कि मोदी जी के खिलाफ प्रो इनकन्वेंसी है। आप 14 की तुलना में 19 में इंप्रूवमेंट हुआ और 19 की तुलना में अभी आप लोगों के सभी सर्वे बता रहे हैं 64% से ज्यादा। तो अगर ये जो बता रहे हैं जिस तरह से ये अभी हमारे पूर्व वक्ता, अगर स्थिति ऐसी होती तो यह साल दर साल जो है लोकप्रियता ये कैसे बढ़ती जा रही है। जो कहते हैं कि पान इंडिया प्रेजेंस, कुछ मुद्दे हो सकते हैं और मुद्दों को एड्रेस करने के लिए भाजपा जितनी सशक्त है उतना इन लोगों का नहीं है। इन लोगों का तो आपस में ही, अब जैसे 64% कोई किसी से जाकर के जोर जबरदस्ती, जो इस तरह के सर्वे होते हैं आप लोगों को, कोई जबरदस्ती तो कोई उगलवाता नहीं है। और इस तरह के चुनाव परिणाम जैसे कर्नाटक के हुए कई बार ऐसे होते हैं कि हमको अपने को और चुस्त दुरुस्त करने का एक मौका देते हैं, एक इंट्रोस्पेक्शन का मौका देते हैं। लेकिन साथ ही साथ अब जैसे यूपी की जो स्थिति है कि सभी मेयर के पद, अधिकतम नगर पंचायत के पद, और उसमें भी जो देखा जा रहा है कि कई जगह निर्दलीय जीते हैं, उनकी भी लीनिंग जो है वो बीजेपी के लिए है। तो इन सब चीजों को, माहौल को देखते हुए, और जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश अकेले लोकसभा के मामले में 3 कर्नाटका के बराबर है। तो इन सब चीजों को आप जब ओवरऑल देखेंगे तो आप 24 की जो बात कर रहे हैं वो एकदम 24 कैरेट हमारी तैयारी है और 24 कैरेट हम उसमें आएंगे। उत्तर प्रदेश तो 3 कर्नाटक के बराबर है, लेकिन कर्नाटक में ही आप नहीं जीत पाए हैं और आगे तो 3 राज्यों में चुनाव भी है। जैसा आपको पता लगा कि वहां की तो व्याख्या, आप जैसे जीतने पर व्याख्या करना आसान होता है, लेकिन जैसे जो पार्टी हारी हुई है उसको थर्ड वेयर एनालिसिस करके, उसका तार तार विश्लेषण करके, और किस लेवल पर उसको किस चीज को एड्रेस करना है, चाहे सोशियो पॉलिटिकल मैटर है, चाहे कोई सोशल इक्वेशन है, या कोई आर्थिक मुद्दा है, उन सब चीजों पर तार तार विश्लेषण करके उस पर कदम उठाया जाएगा। और जैसे ऐसा है कि आप दिख का रिमार्क करना उस पर ठीक नहीं है। और आप समझ रहे हैं कि भाजपा जो है
वो 12मासी पार्टी है। वो कोई ये है नहीं कि चुनाव के समय में ही। उत्तर प्रदेश में बहुत पहले आपने देखा होगा, 17 में हम लोग विधानसभा में जीते थे, लेकिन 18 में ही हम गोरखपुर और फूलपुर का लोकसभा का चुनाव हार गए थे। लेकिन बाद में वहां पर क्या स्थिति हुई, कई बार बड़ी पार्टियों के लिए इस तरह की एक आध हार जो है उनको झटका देते हैं और उनके लिए एकदम जो है उनको जंप करने के लिए उनको हुनर देते हैं, उनको अपने को चुस्त दुरुस्त करने का एक मौका देते हैं। और हम लोग ऐसे किसी भी मौके को गंवाते नहीं हैं, हम ऐसे मौके को अपनाते हैं और उस पर बेहतर बिल्टअप करते हैं, उस पर न्यू भी तैयार करते हैं और कंगूरे भी तैयार करते हैं। ठीक है गुप्ता जी, जो कांग्रेस की बढ़त इस समय है, और क्या ये 2024 के लिए संजीवनी साबित कांग्रेस के लिए हो सकती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल यदि उसको सफलता मिलती है तो वो चार्ज होती है। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस को निराशा मिल रही थी, जब उसको हिमाचल भी जीता था ना, तो उसको गुजरात में उसको छुपा दिया गया। गुजरात की जो जीत थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें उसने अपनी हिमाचल की हार को ढक लिया था। वो उसने हिमाचल से कोई सबक नहीं लिया था, वो तो गुजरात की जीत में थी। तो इसी तरह से आप देखिए कि हिमाचल के बाद यदि कर्नाटक कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो निश्चित तौर पर उसके हौसले और मजबूत होंगे। और जो जिस तरह से राहुल गांधी ने, हमने देखा था ना कि एक अपनी पदयात्रा की, श्रीनगर तक वो पदयात्रा करके गए, उन्होंने जो है कई मुद्दों को उठाया, तो एक तरह से कहीं ना कहीं उनको जन समर्थन मिल रहा है और वो कांग्रेस पार्टी आशान्वित है। यदि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कर रही थी तो अभी थोड़ा सा और लंबा वक्त है। आप बहुत सारे राज्यों में ये होता है कि सरकार आपकी नहीं बनती भारतीय जनता पार्टी की, फिर भी विधायक तोड़ के आप सरकार में आ जाते हैं, लेकिन जनता फिर वापस जो है आपको विपक्ष में बिठा देती है। ये क्रम चलता रहता है। तो जब आप एक सकारात्मक तरीके से राजनीति करते हैं तो देश को स्वीकार करने में किसी को दिक्कत नहीं होती। वोटर को, वोटर चाहता है कि उसके मुद्दों को अटेंड किया जाए। यदि महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर यदि 1100 रुपए का है तो वोटर की चिंता है। वोटर को आप यदि किसान को कुछ पैसा दे दिया, आपने यदि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कुछ दे दी, उससे कह दिया आपने कि साहब आप महंगाई पर कोई जरूरत ही नहीं है, किसान चिंतित नहीं है, आम आदमी परेशान नहीं है, तो उससे आपके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटर की जो सोच है, उसकी जो परेशानी है, वो उसी को ध्यान में रखता है, आपके अनुसार वो रिएक्ट नहीं करता। यदि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की उसने सरकार बनाई थी तो कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त होकर बनाई थी। आज फिर वही मुद्दे हैं 2023 में, उसी पर फिर वोट कर रहा है। और अब देखिए 24 तक भी हो सकता है ये मुद्दे आगे जाएं। ठीक है, वरुण जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से अब बहुमत आपको मिल रहा है और ऐसे में राहुल गांधी ने भी कहा कि हम जल्द से जल्द पहली कैबिनेट में जो है वो जो भी घोषणाएं की हम उन्हें पूरा करेंगे, लेकिन क्या वाकई में ये जल्द से जल्द पूरी होंगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में वही स्थिति थी, यही आरोप आप पर लगाए गए थे कि आपने जो वादे किए थे आप उन पर खरे नहीं उतर पाए, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया और इस वजह से जो है आपकी सरकार गिरी। लेकिन क्या कर्नाटक में ऐसा होगा? पूरी कोशिश आप करेंगे कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है जो वादे किए वो पूरे हो जाए? देखिए वर्षा जी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सबकी बात बताता हूँ। अभी इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के लोकल बॉडी चुनाव में हम जीत रहे हैं। जिसकी सरकार होती है कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी सरकार होती है लोकल बॉडीज अधिकांश उसी की सरकार जीतती है। अब जहाँ कांग्रेस की राजस्थान में सरकार, तो राजस्थान की कांग्रेस जीत रही है, उसमें तो एक ही ट्रेंड होता है, इसलिए उसको कंपेरिजन आप राज्य के विधानसभा या नेशनल पॉलिटिक्स से नहीं कर सकते। अब मैं, इन्होंने बहुत, अभी हमारे विश्लेषक साहब ने बहुत बढ़िया बात की, जनता जो त्रस्त है ना वर्षा जी, वो महंगाई से जबरदस्त रूप से त्रस्त है। और इनको मतलब मैं कोई शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, इनको बिल्कुल दर्द नहीं है आम आदमी का। गैस सिलेंडर 1100 नहीं, 1160 रुपए, 1152 रुपए अलग अलग इस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आ रहा है। अब उसके बावजूद इनको ये नहीं हो रहा। जब गैस सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में, इन्होंने एक बात सही कही, देखिए हमारे में तो स्टेट्समैनशिप होती है, कांग्रेस के लोग होते हैं। मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 10 साल बाद लास्ट की स्टेज पे एक स्टेटमेंट आने लगे कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, दालें महंगी हैं तो मटर की दाल खा लो, तो लोग उस बात से चिढ़ गए और कांग्रेस को बुरी तरह चुनाव हराया। तो ये मैं बीजेपी कांग्रेस पे नहीं जा रहा, आम आदमी की बात यही है कि लोग परेशान हैं। और मैं कई युवाओं के ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूं, खासतौर से शेड्यूल ट्राइब के जो लोग होते हैं, वो सब लोग इस निजीकरण से जबरदस्त रूप से परेशान है। तो रेलवे देखिए, LIC देखिए, सबसे बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने लोगों को रोजगार पूरे साल भर में पहुंचाया करते थे, वो सब इन्होंने तहस नहस कर दिए। क्या प्राइवेट करने की आवश्यकता थी भाई रेलवे को, LIC को? पर ये नहीं जवाब देते। तो जनता समझती है। देखिए मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों को भी जनता समझ रही थी
और मोदी जी की जो है ही नहीं कोई नीतियां, उसको भी समझ रही है जनता। आप दो पूंजीपतियों को ही खाली सब चीज देना चाहते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सब कुछ क्यों देना चाहते हो भाई? मैं आपको एक इकोनॉमिक्स की मैं ज्यादा नहीं जानता, जैसे आईपीओ आता है कोई, आप जनता को तो देते हो 5% और बाकी सब इंस्टीट्यूशन के नाम से बड़े बड़े घरानों को। 10 सेकंड में जी अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए वर्षा जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे ट्वीट देख लीजिए, 139 to 141 सीट्स मैंने बताया था 3 दिन पहले भी बताया था, सारे टीवी चैनल्स को प्रेषित किया था। और आज मैं फिर कह रहा हूं टीवी के ऊपर, अगर जहां हमारी डिफेक्ट होता है मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन ये लोग इस समय पाखंड की जो राजनीति तो करी नहीं, इन्होंने पाखंड किया, उससे लोग परेशान हो चुके, मानसिक रूप से प्रताड़ित है। पूरे देश में इनको ये रोल बैक होगा इस चुनाव में, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश से इनका सफाया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी, हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। द्विवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया और दिनेश गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, नमस्कार। सीएम बोम्मई